नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि 17 जुलाई को दोनों देशों के बीच 16वें दौर की कोर कमांडर स्तरीय वार्ता हुई। बीते रविवार को चुशुल मोल्डो पॉइंट के भारतीय इलाके में सुबह 9:30 साढ़े 9 बजे शुरू हुई वार्ता और ये वार्ता करीब 12.5 घंटे चली। लेकिन इस वार्ता से हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैन्य तैनाती घटाने की दिशा में प्रगति हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। ड्रैगन ने इन क्षेत्रों पर बातचीत करने से साफ मना कर दिया और लगातार 200 घंटे की बातचीत के बाद अब जो हल निकलने वाली बात थी वो सब नहीं हो पा रही है और चीन लगातार हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। चीन 16वें दौर की सैन्य वार्ता के एक दिन बाद चीन की तरफ से एक वीडियो सामने आया जिसमें चीनी सेना एक सैन्य अभ्यास करती दिख रही है। LAC पर 2020 से शुरू हुई गतिरोध की खाई और भी गहरी हो गई है। इस खाई को भरने के लिए और कई पॉइंट से चीनी सैनिकों की तैनाती हटाने के लिए चीन से 16वें दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। बात 2 साल पहले 2020 की है, जब 14 और 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद से पेंगोंग त्सो झील में काफी पानी बह चुका है। इसी बहते पानी के साथ साथ दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध की खाई भी गहरी होती जा रही है। इसी गहरी होती खाई को भरने के लिए मैराथन जारी है। 2 साल में दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन ये गतिरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में 17 जुलाई को दोनों देशों के बीच 16वें दौर की बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही। 12.5 घंटे चली इस बैठक में कोई भी ऐसा समाधान नहीं निकला जिससे गतिरोध कम हो सके। अभी तक हुई 16 दौर की वार्ता का लब्बो लुआब निकाला जाए तो ऐसा लगने लगा है कि ड्रैगन से बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। चीन है कि मानता नहीं। 16वां राउंड 12.5 घंटे बैठक, 16वीं मैराथन बैठक भी बेनतीजा। गतिरोध बढ़ाती ड्रैगन की एक और घात। समझ नहीं आए अब क्या किया जाए। LAC पर शांति का अब क्या है रास्ता। 16वें दौर की बैठक के बाद भारत चीन की तरफ से जारी साझा बयान में कहा गया था कि कुछ मुद्दों पर गतिरोध है जिनके सुलझने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति की बहाली हो सकेगी। साझा बयान में द्विपक्षीय संबंधों पर भी जोर दिया गया है। गतिरोध खत्म करने में पहल करे चीन। गतिरोध के पॉइंट से हटाए जाएं सैनिक। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 वाली स्थिति हो। देपसांग और डेमचोक के मुद्दे पर अहम चर्चा। हालांकि अपने इरादे तो चीन ने पहले ही साफ कर दिए हैं। लगता है कि अब 16वें दौर की बैठक से पहले चीन ने ट्रेलर दिखाया है, लेकिन हम ही शायद समझ नहीं पाए। कारण ये है कि 16वें दौर की वार्ता से पहले तकरीबन 8 साल बाद भी जिनपिंग ने चीन के सिंजियांग प्रांत का दौरा किया। इस दौर में जिनपिंग ने चीनी सैनिकों और अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में हैरान करने वाली बात ये रही कि जिनपिंग ने उस कमांडर को सम्मानित किया जो गलवान झड़प के दौरान घायल हुआ था। और अब इस सम्मान के पीछे का असली मंसूबा भी सामने आने लगा है। बात कुछ यूँ है कि चीन भूटान के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि चीन ने डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर भूटान के अमोचू घाटी में गांव बसा लिया है। काबिले गौर हो कि डोकलाम वही जगह है जहां साल 2017 में चीन और इंडियन आर्मी का सामना हुआ था। गतिरोध खत्म करना नहीं चाहता चीन। हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग पर बातचीत से इनकार। इन क्षेत्रों में चीन ने की थी 18 किलोमीटर तक घुसपैठ। 16वें दौर की वार्ता को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि सभी संघर्ष वाले पॉइंट पर जल्द से जल्द सैनिकों को हटाने पर दबाव बनेगा, लेकिन चीन ने डेमचोक और डेप्सांग पर बातचीत करने से ही मना कर दिया। हालांकि कई दौर की वार्ता आगे भी होनी है, लेकिन इसका निचोड़ कब निकलेगा ये भविष्य के गर्भ में है। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
ड्रैगन की इसी घात पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय मौजूद हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेशी मामलों की जानकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले सहगल साहब आपके पास आते हैं। क्या लगता है इन बड़ी बड़ी बातों के बीच एक भारतीय व्यक्ति ये सोचता है कि हमने अपना टीवी जला दिया, टीवी सड़क पर फेंक दिया, मोबाइल तोड़ दिया, और उसके बाद जब खबरें ये पढ़ते हैं कि चीन से भारत का व्यापार 1.25 लाख करोड़ पहुंच गया है, जब ये पढ़ते हैं कि 200 घंटे बाद भी नतीजा नहीं निकला है, तो क्या सोचें, कैसे सोचें? मैं आपसे सीधी राय जानना चाह रहा हूं। जी जी, मैं आऊँगा आपके पास। जी जी, लगातार विरोध गतिरोध जारी है, व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन सीमा पर बात का दौर, वार्ता का दौर लगातार असफल हो रहा है। मंशा ड्रैगन के मन में आखिर क्या है, समझ के परे। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या एक तरफ बात चलती रहेगी और एक तरफ चीन अपनी घात लगातार करता रहेगा, तो फिर जवाब इस बार क्या होना चाहिए? सीमा पर सेना तैनात है और लगातार फौज बढ़ा दी गई है, बावजूद इसके चीन है कि मानता नहीं। और तो बिल्कुल पीके सहगल साहब, मैं आऊँगा आपके पास। जी जी यानी दूसरे लफ्जों में उसने साफ तौर पे आपको कहा है कि मैं किसी प्रकार से कोई आपसे बातचीत नहीं करूंगा जहां तक दीपसंग का ताल्लुक है और दमचौक का ताल्लुक है। तो जैसे मैंने कहा पहले, हमको बड़े स्ट्रेटेजिक है। अमित शाह ने लोकसभा में कह दिया कि हम हर लद्दाख में एरिया कैप्चर किया था उसको खाली करवा के रहेंगे, और यही 2 जगह थी जिसके माध्यम से हम इस माफी की कार्रवाई कर सकते थे, चाहे हमारे पास काबिलियत थी या नहीं थी। हमने ये स्टेटमेंट दी जिसकी बदौलत चीन ने ये कार्रवाई की। और चीन जो है, हम उसको हर बार ट्रस्ट करते हैं, वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको यकीन करना है कि किसी भी हालत में आप चीन को ट्रस्ट ना करें, अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि चीन को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि अगर किसी प्रकार से उसने हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया तो उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए और जीपेंग के लिए बहुत ही खतरे वाला और घातक होगा। जब तक उसको कन्विक्शन नहीं होती जी, वो हमको नचाता रहेगा और हम नचते रहेंगे। ठीक है जी। जो देश की डिफेंस की सिक्योरिटी के लिए ना तो आर्मी चीफ ना नेवल चीफ रिस्पॉन्सिबल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस सेक्रेटरी पर है। मैं पूछना चाहता हूँ डिफेंस सेक्रेटरी से किसने वो इनपुट्स दिए प्राइम मिनिस्टर को, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि हमने कोई चीन हमारी जमीन पर नहीं आया, और किसकी वजह से हमने स्ट्रेटेजी का। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। किरोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किरोड़ी सिंह जी, क्या लगता है कि व्यापार तो सही चल रहा है, लगातार बढ़ रहा है, प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, लेकिन जहाँ पर अस्मिता और जहाँ पर जेपी सहगल साहब कह रहे थे कि वार्ता होनी चाहिए, गृह मंत्री बयान दे चुके हैं कि अक्साई चीन को भी लेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ, तो क्या लगता है? हालांकि गिलगिट बाल्टिस्तान तो पीओके में, लेकिन अक्साई चीन को भी लेने की बात हो रही है, लेकिन वार्ता लगातार लंबी होती चली जा रही है। क्या मानते हैं कि इस वार्ता के लंबे होने के पीछे आखिर बड़े कारण क्या हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, इसको हम 2 स्तर पे समझ सकते हैं। पहला स्तर यह है कि
हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक लाइन कंट्रोल की लाइन है, एक्चुअल तरीके से चाइना ने और इंडिया ने अपना कंट्रोल का क्षेत्र बना रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है, और इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है तो बहुत सी बार प्रॉब्लम्स होती है। नोइंगली अननोइंगली बहुत से रेंजर्स हैं या जो बॉर्डर के सोल्जर्स हैं वो इधर उधर क्रॉस कर लेते हैं। एक तो ये होता है, एक जानबूझ के क्रॉस करते हैं। तो इसको दो स्तर पे बातचीत हमारी चल रही है, एक तो कमांडर्स के लेवल पे, मिलिट्री के लेवल पे। उसका उद्देश्य ये है कि बॉर्डर पे शांति बनाए रखी जाए और ज्यादा इधर उधर की ज्यादा टकराहट न हो। तो वो केवल शांति बनाए रखने की है, एक्चुअल स्थिति बनी रहे। दूसरे स्तर पे डिप्लोमेटिक लेवल पे बात बहुत से दौर की बात डॉक्टर हो किरोड़ी चुकी सिंह है। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। किरोड़ी सिंह जी, फिर क्या ऐसा है कि बीच में इतना बड़ा व्यवधान आ रहा है, बाधा आ रही है कि 200 घंटे बाद भी निष्कर्ष के नाम पर केवल शून्य है? देखिए चंद्रशेखर जी, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि एक तो इसका स्थायी समाधान ये हो सकता है कि दोनों देशों के से एक्सेप्टेबल एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए। वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मिलिट्री कमांडर के लेवल पे जो बातचीत हो रही है वो स्थायी शांति के लिए नहीं, वो तात्कालिक शांति बनाए रखने के लिए है। तो ये तात्कालिक शांति का प्रयास है, ये सफल होने की संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि दो सेनाएं, दोनों ही साइड में सेनाएं हैं, वो अपनी जो स्थिति है उस पे बनी रहें और एक दूसरे की साइड में हस्तक्षेप न करें। तो ये एक तात्कालिक शांति है। तो स्थायी शांति होगी वो इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्केट करने पे होगी। और अगर डिमार्केशन होता है इंटरनेशनल बॉर्डर का, तो कुछ टेरिटरी चाइना की तरफ से भारत की तरफ आएगी, भारत की तरफ से हो सकता है चाइना की तरफ जा सके। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हो जाता है दोनों ही तरफ सरकारों के लिए। तो पूरे बॉर्डर का डिमार्केशन, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना अभी संभव नहीं है। तो ये तात्कालिक शांति बनाए रखने का प्रयास है और उसमें कुछ सीमा तक सफलता मिल रही है। जैसा अभी जो 16वें दौर की वार्ता के बाद स्टेटमेंट इश्यू हुआ है, उसमें कहा कि हम कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कदम तो देखिए, कोई कदम ऐसा बढ़ नहीं पाया है किरोड़ी सिंह जी, ऐसा कोई कदम बढ़ नहीं पाया है। और अभी जेपी सहगल साहब यही बात कह रहे थे, हम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, नकारात्मक दिशा में नहीं गए हैं दोनों ही। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ भी हो, लेकिन जेपी सहगल साहब भी यही कह रहे थे कि डिफेंस सेक्रेटरी को पूछना चाहिए जिसने बताया है। मैं आऊँगा जेपी सहगल साहब, आपके पास आऊँगा। मैं शबनम पांडे जी, देखिए देश उद्वेलित हो जाता है, देश आंदोलित हो जाता है और देश क्रांतिकारी हो जाता है अपने हर एक अस्तित्व, हर एक सुरक्षा रक्षा के लिए। लेकिन सरकार की गंभीरता व्यापार में ज़्यादा दिख रही है इस बार, और सीमा पर हुए विवाद को लेकर थोड़ी सी कम दिख रही है। क्या वाकई में ये सही बात है? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे बड़ी बात कि देश को उद्वेलित होना भी चाहिए और देश उद्वेलित होती है, ये दिखाता है कि देश के प्रति कितना राष्ट्र प्रेम है। पर अगर व्यापार बढ़ता है और तमाम सुरक्षा बैठ के होती है, तो ये दोनों साइड बाय साइड चल रहा है। इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए व्यापार आज कोरोना के बाद जिस तरीके का वैश्विक बाजार हुआ है, इसमें बहुत सी कठिनाइयां आ रही है, चाहे की वजह से या यूक्रेन युद्ध की वजह से। तमाम देश एक दूसरे पे सैंक्शंस लगाते दिख रहे हैं और आर्थिक परेशानियों को झेलते दिख रहे हैं। इसको देखते हुए अपनी आंतरिक सुरक्षा को बनाते हुए अगर कोई व्यापार होता है जिसे जरूरी समझते हैं अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि देश के नागरिकों को इसमें कोई परेशानी है। 5G में इनका इंटरफेरेंस रोका गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा में सिम लगाने की एक इनकी साजिश भी हो सकती थी। इसलिए सरकार ने 5G में इनका, जहाँ पे सरकार समझती है कि वहाँ पे ये सेम ना लगा सके किसी भी तरीके से देश के आंतरिक मामले में या सुरक्षा की व्यवस्था में, वहाँ के व्यापार को सरकार पूरी तरीके से रोकती है। लेकिन कुछ चीजों को
को, जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए तमाम देशों से, तमाम दुश्मन देशों से भी व्यापार करना पड़ता है। ये एक सरकार की अपनी सूझबूझ होती है, अपनी कूटनीति होती है, अपनी डिप्लोमेसी होती है। और देखिए, डिप्लोमेसी लेवल पे भी जिस तरीके से भारत चाइना से बात करता है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे किया कि हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, हम बराबरी पे बात करेंगे। और वो उन्हें चीन को बार बार आईना दिखाते हैं। ये पहले वाला भारत नहीं है, बार बार आईना दिखाते हैं और उन्हें डिप्लोमेसी भी सिखाते हैं। जिस तरीके से 6 जुलाई को दलाई लामा के जन्मदिन पे प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन से बधाई दी और ट्विटर पे भी डाला, ये एक डिप्लोमेसी है हमारी। चाइना बौखलाया, लेकिन चाइना को बौखलाने देने के लिए ये एक डिप्लोमेसी की गई थी। जिस तरीके से फिलीपींस हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर ले रहा है, कहीं ना कहीं चाइना के भी पड़ोसी देशों को हम अपने तरफ, आईसान जो देश है हमारे, आसियान देश जो 10 देश हैं, चीन के रिश्ते उनसे अच्छे नहीं है, पर हमने उनसे अच्छे रिश्ते। तो देखिए, हम पूरी तरीके से अपनी डिप्लोमेसी, जो विदेश नीति के जरिए भी हम डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहे हैं और चाइना को घेरने का काम कर रहे हैं। चाइना कहीं भी स्थिर नहीं है, चाइना के मन में भी बहुत डर है। जिस तरीके से वो बॉर्डर पे मजबूत रक्षा के अपने सब चीज लगा रहे हैं, हमारे देश भी बराबरी के तरीके से कर रहा है। लेकिन हाँ, ये मसला बड़ा है, इसको बहुत सूझबूझ के साथ बनाना है। और इस बात को हमारी सरकार जानती है कि चाइना कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब कभी वो बात करता है, बात करने के पहले या बाद में अपने रुख से स्पष्ट दिखा देता है कि वो किस चरित्र का है। तो सरकार बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा कोई प्रधानमंत्री चीन गए या चीन से वार्ता करने वाले प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि वार्ता इस बार आर पार होनी चाहिए। जेपी सहगल साहब, क्या लगता है कि कोई निष्कर्ष या कोई सूझबूझ इसमें से निकल सकती है सामने? 1962 की लड़ाई के बाद में हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर को डिलिमिट किया जाए, लेकिन चाइना ने अभी तक जो है नक्शे भी नहीं दिए। उन्होंने अभी तक हिंदुस्तान को नक्शे भी नहीं दिए कि उनके मुताबिक LAC कहां पर है। इसलिए ये परसेप्चुअल डिफरेंस कायम रहेंगे। चाइना नहीं समझता कि इसका फायदेमंद होगा कि मार्केट करे बॉर्डर। वो कहता है दिस इज अ प्रॉब्लम लेफ्ट बाय हिस्ट्री एंड फ्यूचर जनरेशन विल डील विद इट। दूसरा, जहां तक ट्रेड का ताल्लुक है, हम ना चाहते हुए भी फोर्सिबली चाइना के से इंपोर्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा सामान, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंड सिक्योर सप्लाई चेन्स जब तक एस्टेब्लिश नहीं होती, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। खास करके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और ऑल्टरनेटिव सप्लाई है, इसलिए चाइना के साथ हमको व्यापार करना पड़ता है और ये चाइना के फायदे पे है। हम ना चाहते हुए भी फोर्सफुली कर रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा है, बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान किसी भी तरह से चाइना को ट्रस्ट ना करे, क्योंकि जब 16 राउंड की बातचीत हो रही थी, उसी समय चाइना ने, जब बातचीत चल रही, अपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो है पर उड़ाने शुरू किए। और ये साफ तौर पर दिखाया कि वो किसी भी हालत में ना तो वहां से पीछे हटेंगे, और दूसरा वो कह रहे हैं कि पूरी पेगोंगसो लेक जो है, फ्रॉम फिंगर 1 से लेके आखिर तक वो उनकी है, तो वो लेकर रहेंगे। हमने किसी चाइना को ट्रस्ट नहीं करना, हम बार बार उनको ट्रस्ट करते हैं और धोखे में रह जाते हैं। दूसरा, चाइना हमारे जो नेबर है पाकिस्तान, उसको दे आर्मिंग देम टू द टीथ, हर प्रकार से उसको न्यूक्लियर वेपन्स दे रहा है, उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, हवाई जहाज दे रहा है, सबमरीन्स दे रहा है, फ्रिगेट्स दे रहा है, डिस्ट्रॉयर्स दे रहा है। लेकिन हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो चाइना के आसपास नेबर्स हैं, जो के साथ फ्रेंडली है, हम ताइवान को क्यों नहीं ब्रह्मोस देते हैं, ताइवान को क्यों नहीं उस माफी के वेपन्स देते हैं, जिससे माध्यम से वास्तव में चाइना के ऊपर बहुत बड़ा वो वार कर सके। हम बड़े पैमाने पर, वियतनाम बहुत देर से हमसे कुछ मिसाइलें मांग रहे, हम नहीं दे रहे। अभी सबने आगे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, तमाम फ्रेंडली देश है, उनको हर प्रकार के हथियार दें, जिससे वो चाइना को उसी प्रकार से घेर सके जैसे चाइना हिंदुस्तान को लैंड और सी तरफ से घेर रखा है। हम भी इसी प्रकार से उसको घेर सकते हैं। हमारे पास क्षमता है, काबिलियत है, सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश के बाद
दम नहीं दिखा रहे। हमको हर हालत में व्हाई आर वी नॉट टेकिंग अप द इशू ऑफ उइगुर्स, हम सिंकियान की इशू क्यों नहीं रेज करते, हम हांगकांग की इशू क्यों नहीं रेज कर रहे, हम ताइवान के मसले को क्यों नहीं रेज कर रहे। हमारे पास दो बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, एक तिब्बत कार्ड है और दूसरा ताइवान कार्ड है, हम उनको क्यों नहीं प्ले करते। हमको साफ तौर पर दर्शा देना चाहिए, देखो you misbehave with us, we have the capacity of embarrassing you in a very major way। जिस दिन हिंदुस्तान ने उइगुर का इशू रेज अप किया और ये भी कहा कि हम आपकी जो आपने तिब्बत के ऊपर जो इलीगल ऑक्यूपेशन किया होगा हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, देखो बवाल उठ खड़े होते हैं, बंडर उठ खड़ा होगा और चाइना को आपके साथ हर प्रकार से बातचीत करने के लिए तैयार होगा। आज चाइना समझता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और हिंदुस्तान इज इन अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हमारी मौजूदा सरकार साफ तौर पे चाइना को कह चुकी है कि हम किसी भी हालत में आपको अपनी टेरिटरी के ऊपर 1 इंच भी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, टेरिटरी को इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आपको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन माफिक 2020 के बाद चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, चाइना हर प्रकार से पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हर प्रकार के नए एयरफील्ड बना रहा है, नए हेलीड्रोन बना रहा है, नए प्रकार के मिसाइल लगा रहा है। वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि चाइना की जो मंशा है वो कुछ और है। जी आप देखो हिंदुस्तान ने तो एक बारी भी अपने हवाई जहाज नहीं उड़ाए चाइना की पोजीशन के पास में, चाइना उड़ाता है हम रिएक्ट करते हैं। उसकी कोशिश थी 2020 में हिंदुस्तान को इतना स्तर नहीं तो चाइना खड़ा उठा के हमारी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर दिया। अभी भी चाइना की कोशिश थी ये देखने के लिए कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स जी कितनी सतर्क है और इसी को देखने के लिए उन्होंने बार बार अपने हवाई जहाज को लेके आते हैं। लेकिन अभी हमारे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स एंड गन्स वगैरह डिप्लॉयड है, उसी माफिक हमारी एयरफोर्स सतर्क है और तुरंत से हमारे एसओपीज कम इनटू फोर्स। और अगर उसका हवाई जहाज बॉर्डर को क्रॉस करता या कोई ऐसी कार्रवाई करता जो डेंजरस थी हमारे लिए तो यकीनन हम उस हवाई जहाज को गिरा सकते थे। लेकिन सरकार शायद डरती है कि बड़ी जबरदस्त एस्केलेशन हो सकती है। जी हमको डरना नहीं है। I have gone all along the border with the Chinese. On 80% of the area, we are dominant. हमारे पास पोस्ट कैपेबिलिटी नहीं थी, स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी हमने 2 स्ट्राइक को रेस कर दिए, एक 17 कोर इन द ईस्टर्न सेक्टर और एक 1 कोर जो मथुरा वाला था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी हमने सेंट्रल सेक्टर और लेह में लगा दिया है। हमारे पास पोस्ट कैपेबिलिटी है, हम चाइना को एम्बेरस कर सकते हैं। बड़ा समय आ गया कि हम जो है अपने एडवांटेजेस को ना खोएं। चाइना की कोशिश है किसी भी प्रकार बॉर्डर डिलिनेट करने से पहले या बॉर्डर को डिमार्क करने से पहले जितने भी डोमिनेटिंग पोजीशंस है जैसे चुमार वगैरह है, जैसे दीपसांग है, ये हॉट स्प्रिंग वाला इलाका है, चौक इलाका है, सेंट्रल सेक्टर में बड़ा होटल, इनको ऑक्यूपाई कर ले ताकि हिंदुस्तान आने वाले समय में हमेशा ही उसकी मदद पर हो। जी आपको बातचीत के साथ साथ उसको दम दिखाना है और हमारे में वो दम है। हमारी फौज में हमारी फौज में हमने दम उसको गलवान में दिखाया कि उसने अचानक हमारे हमला किया, उसके जवाबी कार्रवाई में हमने जब उसको पड़ा, वो सारी दुनिया जानती है बट वो आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कहता केवल उसके 4 आदमी मरे, लेकिन साफ तौर पे वो जानता है कि इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली, मोरली उसके सैनिक हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकते। और ये कुछ समय तक हमको ये बड़ा एडवांटेज है जब तक उसको एक्लेमेटाइजेशन नहीं होती। हम तो 1962 से बैठे हुए हैं वहां पर और तकरीबन 2.25 लाख फौज है। उस 2.25 लाख फौज को हटाने के लिए या उसके साथ लड़ाई करने के लिए उसको 10 गुना ज्यादा फौज लानी है। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कैंप कर लिया है, लेकिन उसने जो उसका जो 70,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे है, 6,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन है, उसमें हजारों पुल हैं, वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं है। एवरेज हाइट 14 से 15,000 है। वो एक पूरे की तरह नजर आते हैं। हिंदुस्तान की वायुसेना के साथ क्षमता है टू नॉक आउट 20 to 30 to 40 ब्रिजेस इन द फर्स्ट 24 आवर्स। जो फौज आगे आएगी उसको सस्टेन नहीं कर सकेगी, मेंटेन नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। चाइना अगर आप देखो बड़े पैमाने पर डोकलाम में भी बिल्डअप कर रहा है, गोंगसो में भी उसने ब्रिजेस डालने शुरू कर दिए। हम देख रहे हैं, ठीक है, वीक प्रोटेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है सहगल साहब, मैं आऊँगा आपके पास। सहगल साहब मैं आऊँगा आपके पास। चाहिए कि अगर आप ये कार्रवाई करते रहे हो तो हम ताइवान को मदद करना शुरू करेंगे, हम ताइवान को रिकॉग्नाइज करेंगे, ताइवान के साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करेंगे। बिल्कुल हम हर प्रकार से टू वे ट्रेड ताइवान के साथ करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल वी गॉट टू डू इट सो दैट चाइना अंडरस्टैंड्स दैट इंडिया मींस बिजनेस। ठीक है, मैं आऊँगा जेपी सहगल साहब, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा आपके पास।
हमारी इन्फ्लुएंस, हमारी शान आन मान बढ़ेगी। ठीक है इफ वी टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट चाइना जी और इंडिकेट द डिजायर टू डू सो। जी हमारी गवर्नमेंट डिसाइसिव है, जी इससे डिसाइसिव सरकार ना थी, शायद ना आने वाले समय में हो सकती। जी हमारी लीडरशिप मजबूत है, प्रधानमंत्री डिसाइसिव है, देन व्हाई आर वी रिलक्टेंट? मैं साफ तौर पे जानना चाहता हूँ किसके किसके एडवाइस के ऊपर हमने अपनी जो ठीक है कैलाश रेंज था उसको छोड़ दिया। जी इसकी एडवाइस के ऊपर हमने जो नॉर्थ और साउथ ऑफ पेगोंगसो में हाइट्स को पकड़ा था, छोड़ दिया, बिकॉज चाइना वाज एट आवर मर्सी। उसके जितने भी ट्रूप्स थे, खास करके मोल्डो में जो ब्रिगेड वगैरह थी, वी कुड हैव वाइप्ड इट आउट। ठीक है मैं जेपी सहगल साहब आऊंगा आपके पास। जेपी सहगल साहब मैं आऊंगा आपके पास। किरोड़ी सिंह जी, जो जेपी सहगल जी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या इनके जवाब जरूरी नहीं है? लैंड हमने क्रिएट कर लिया जो हमारे डिसएडवांटेज को चाइना के एडवांटेज पर है। जी देखिए चंद्रशेखर जी, चीन और भारत के बीच में बहुत से विवादास्पद मुद्दे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं जिनमें चीन और भारत सहयोगी हैं और एक दूसरे के तरह का ही स्टैंड लेते हैं। तो हम इससे ये नहीं मान सकते कि चीन भारत का दुश्मन है, क्योंकि दुश्मनी होना और विवादास्पद मुद्दे होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो विवादास्पद, जैसे बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम है, ट्रेड इम्बैलेंस है, तो ट्रेड इम्बैलेंस एक नेगोशिएशन के थ्रू सेट किया जा सकता है। अगर भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है चाइना को, तो ये ट्रेड इम्बैलेंस सही हो सकता है। तो ये मान लेना कि चीन और भारत के साथ भारत एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा मेरे ख्याल से सही दृष्टिकोण नहीं है। हाँ, चीन और अमेरिका दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये बताते हैं कि दुश्मनी कब होती है दो देशों के बीच में, कि एक देश दूसरे देश को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करे। तो चाइना अमेरिका को अमेरिकन पोजीशन से डिस्प्लेस करना चाहता है, विश्व का नेता बनना चाहता है अमेरिका को डिस्प्लेस करके। भारत चीन के को अभी उस तरह से डिस्प्लेस करने की स्थिति में नहीं है, आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच में दुश्मनी होना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए दुश्मन नहीं मान सकते। भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन है, मेरे ख्याल से ये सही दृष्टिकोण नहीं है। विवादास्पद मुद्दे हैं और उनमें बातचीत चल रही है, और बातचीत और कूटनीति के द्वारा ही समाधान हो सकता है। उसके लिए भारत भी प्रयास कर रहा है, चीन भी प्रयास कर रहा है, और चीन भी ये समझता है कि भारत के साथ रिश्ते एक सीमा से आगे बिगाड़ते हैं तो चीन की जो एटीट्यूड है या जो एस्पिरेशन है उसको धक्का लगता है। क्योंकि चीन विश्व शक्ति जिस रूप में बनना चाहता है, उसमें भारत के साथ अगर ज्यादा उलझता है तो चीन को उससे ज्यादा परेशानी होगी। तो इस रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन और भारत के बीच में दुश्मनी नहीं, विवादास्पद मुद्दे हैं, और उनको कभी कभी चीन एग्रीवेट करता है। जैसे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, वो गिलगिट और बाल्टिस्तान से जाता है, तो वहां वो विवादास्पद क्षेत्र है, इसलिए भारत उसके चीन के समर्थन नहीं करता है और उसका विरोध करता है। तो चीन जहां जहां हस्तक्षेप करता है भारत के मामले में, वहां भारत विरोध करता है, और ऐसा लगता है कि भारत और चीन की दुश्मनी है। तो जो विवादास्पद मुद्दे हैं उसमें बातचीत से, नेगोशिएशन से और कूटनीतिक तरीके से समाधान का प्रयास कर रहा है। भारत की यही नीति है, और भारत इसी नीति पे एक कमिटेड तरीके से चल रहा है। तो भारत किसी भी रूप में चीन के साथ युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन चीन अगर उनको कभी एग्रीवेट करता है तो भारत के लिए एक संकट की स्थिति आ सकती है कि भारत के जो कूटनीतिक प्रयास हैं, जो नेगोशिएशन के प्रयास हैं, या भारत के जो समझौता करने की प्रयास कर रहा है, उसको एक धक्का लगता है। लेकिन चीन भी शायद भारत की इस स्थिति को समझता है, और इसीलिए भारत और चीन, जैसे यूक्रेन क्राइसिस को लेके भारत और चीन का लगभग एक जैसा दृष्टिकोण रहा है, वैश्वीकरण को लेके दोनों का एक जैसा दृष्टिकोण है, क्लाइमेट को लेके एक जैसा दृष्टिकोण है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत और चीन समान दृष्टिकोण रखते हैं। भारत और चीन में सभ्यता संबंधी सभी समानताएं, सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी समानताएं हैं, जबकि दूसरे पश्चिमी देशों से वो समानताएं नहीं हैं। तो भारत और चीन
वैश्विक समुदाय में एक सभ्यताही दृष्टिकोण अपना के दोनों एक दूसरे का कल्चरल डायलॉग, सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू कर सकते हैं विश्व वैश्विक समुदाय से। उसकी संभावनाएं भी हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन और भारत बातचीत के द्वारा, कूटनीति के द्वारा दो स्तर पे समाधान कर सकते हैं। एक तो बॉर्डर पे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे शांति बनाए रखें और एक ज्यादा हालात बिगड़े नहीं। दूसरा, व्यापार के स्तर पे भारत को चीन को एक्सपोर्ट करने लायक कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे ट्रेड इम्बैलेंस है वो ठीक हो सके। आज हम ये नहीं कर सकते कि चीन से बिल्कुल व्यापार बंद कर दें, वो संभव नहीं है। हमारा कंज्यूमर नहीं चाहेगा, जनसामान्य नहीं चाहेगा। ये एक नारा हो सकता है कि चीन के साथ हम व्यापार बंद करते हैं, तो व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। तो हमें चीन को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, जो राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पे बॉर्डर प्रॉब्लम को समाधान करने का और एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को अच्छी तरह डिमार्केट करने का प्रयास चल रहा है, वो प्रयास हमें और ज्यादा गहन तरीके से करना चाहिए, और जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पे बातचीत चलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चल रही है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लगभग 22, मेरे ख्याल से 22 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। समाधान बातचीत से ही होगा, कूटनीति से ही होगा। जी चंद्रशेखर जी। शबनम जी, आपने किरोड़ी सिंह जी को भी सुना होगा, पीके सहगल साहब को भी सुना होगा। क्या लगता है? पीके सहगल साहब कह रहे हैं डरना नहीं चाहिए, एक बार बताना चाहिए तिब्बत के मामले पर ताइवान से बात करके, वियतनाम से बात करके, जापान के संग बात करके, तमाम चीज़ों पर बात करके बताना चाहिए कि आप गलत हैं यहाँ पर, और आप उस देश से शत्रुता कर रहे हैं जिस देश का कोई ऐसा विस्तारवादी नीति नहीं है, जिसको कोई सुपर पावर नहीं बनना है। हमें अमन चैन के लिए दुनिया को संदेश देना है। हम बुद्ध का देश हैं, युद्ध का देश नहीं है। तो ये बात समझाने में हम कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, मैंने अभी दोनों विशेषज्ञों की बात सुनी और दोनों की बात से पार्शली सहमत हूँ। ये बात कहना किरोड़ी सिंह जी का कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, तो मैं ये भी कहती हूँ कि वो हमारा दोस्त भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें हर बातचीत के पहले और बात करता है चीन, और जिस तरीके की विस्तारवादी नीति अपनाता है, कहीं ना कहीं चीन हमारा दोस्त भी नहीं हो सकता। हम आंख बंद करके उससे दोस्ती नहीं निभा सकते, हमें सजग जरूर रहना होगा। लेकिन दुश्मनी भी हम बहुत कड़ाई से नहीं करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। डिप्लोमेसी के माध्यम से, जिस तरीके से हमारी सरकार, अगर हम फिलीपींस से अपने अच्छे रिश्ते करते हैं, उद्योग करते हैं, तो दक्षिण चीन सागर, जिसको कि चीन समझता है कि ये उसकी अपनी जागीर है, तो उसके इस मंसूबे पे कहीं ना कहीं पानी फेरने का काम हम कर रहे हैं। अगर तिब्बत का देखा जाए तो दलाई लामा को जो संदेश दिया जाता है जन्मदिन पे प्रधानमंत्री द्वारा, ये भी हमारी कूटनीति है। ताइवान को देखा जाए तो ताइवान में अभी अमेरिका के विदेश मंत्री जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीन बौखला जाता है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो बाइडेन भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसे अमेरिका के जो आज विश्व जो है दो हिस्सों में बट रहा है, क्योंकि रूस समझता है कि वो भी एक पार बन के रहे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह इनके साथ नहीं है, तो वो अफ्रीका या अरेबियन कंट्रीज को अपने साथ करने की जो नीति बना रहा है। तो अमेरिका का ताइवान जाना कहीं ना कहीं इसे खतरे डालता है। तो इस तरह की जब कूटनीति चलती है अलग अलग देशों की, तो चीन भी अपने को सुरक्षित नहीं मान रहा। मैंने आपसे कहा आसियान देशों के साथ हमारी अच्छी पैठ रहने की वजह से भी चीन कहीं ना कहीं, आसियान देश वो है जो चीन के अगल बगल के नेबरिंग कंट्रीज हैं। जैसे चीन ने हमारी नेबरिंग कंट्रीज को अस्थिर करने का किया, हम पूरी तरीके से सजग हो गए हैं कि हाँ, चीन हमारा दोस्त नहीं हो सकता। चीन ने ये निशानी दे दी, लेकिन आसियान देशों के साथ हमारी दोस्ती
चीन को भी चैन की नींद सोने नहीं देता। कहीं ना कहीं चीन को ये पता है कि आज भारत का जिस तरीके से पैठ है सारे आसियान देशों में या उसके जो भी नेबरिंग और कंट्रीज रहते हैं, तो वो चीन की नींद चैन की नींद नहीं सो पाता है। तो हम डिप्लोमेसी के माध्यम से दबाव बनाए हुए हैं और निश्चित तौर पे अगर कोई हमें बहुत छेड़ता है तभी हम युद्ध करते हैं। ये भारत का इतिहास रहा है और आज जो गवर्नमेंट है वो बहुत अग्रेसिव गवर्नमेंट भी है, क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान को वक्त वक्त पे औकात दिखाया है। तो चीन को भी अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से औकात हम दिखा रहे हैं, लेकिन वार्ता के माध्यम से अगर हम बातों को सही रास्ते पे ला सके, एलएसी पे हम शांति बरकरार रख सके और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाए, तो इस रास्ते पे सरकार जरूर अपना कदम बढ़ाना चाहती है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, ना हम उसे दोस्त समझते हैं ना दुश्मन समझते हैं। दुश्मनी भी निभाते हैं हम और दोस्ती भी निभाते हैं उसके साथ। ठीक है जेपी सहगल साहब, पूरी दुनिया जिसकी दुश्मन है और चीन है कि उस दुश्मनी को और बढ़ाता जा रहा है, कम करने का नाम नहीं ले रहा है। और पड़ोस में इतना ऐसा देश है विश्वसनीय भारत, उससे भी संबंध अच्छे नहीं है। देखो, ये पहली बार है कि डिबेट में मैं सुन रहा हूँ कि जहाँ पे बीजेपी के वक्ता भी कह रहे हैं कि चीन जो हमारा दुश्मन नहीं है। चीन नहीं, मैंने कहा दोस्त भी नहीं है। चीन 100% हिंदुस्तान का दुश्मन है। 1998 में जब पोखरण ब्लास्ट किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाउड एंड क्लियर कहा था कि चीन को की दुश्मनी को निगाह में करते हुए हमने ये कार्रवाई की है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेटमेंट वाज मेड बाय नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर, जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे। 1990 से मैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट में था। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे 1990 से कहा है हमारा जो मुख्य दुश्मन है वो चीन है। और अभी तक हम सारी तैयारी जो कर रहे थे पाकिस्तान को निगाह में रखते थे, अभी सारी तैयारी हम चीन को निगाह में रखते हुए करे होंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले सीडीएस ने भी लाउड एंड क्लियर बोला था कि हिंदुस्तान को 2.5 फंड का थ्रेट है। दो दुश्मन हिंदुस्तान के, चाइना, पाकिस्तान और जापान। उसके बावजूद अगर हम कहें कि चीन हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं, समथिंग टोटली सरप्राइजेस भी, क्योंकि ये कोई भी जो फौजी है एक्सेप्ट नहीं करेगा। Not neither the Indian Air Force nor the Navy nor the Army, nobody will accept that the China is not an enemy. जिस दिन आपने कह दिया चीन हमारी दुश्मन नहीं है, बीजेपी दरअसल हम व्यापार में भी तो फंसे हुए हैं। सुन लीजिए, चीन ने हर हिंदुस्तान को घेर लिया बोथ बाय लैंड एंड सी। वो चाहता है कि हिंदुस्तान को साउथ एशिया में ही सीमित रखा जाए। हिंदुस्तान अपनी इन्फ्लुएंस जो है एशिया पैसिफिक में दुनिया में ना दिखा सके। तो हमको चेकमेट करना चाहता है पाकिस्तान के माध्यम से, नेपाल के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से, मालदीव के माध्यम से पहले। और हम उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। इट्स वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ही इज आवर प्रिंसिपल एनिमी विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट। चाइना का प्रिंसिपल एनिमी। और हम अपनी फौजियों को जो मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इट इज प्राइमरली टू टेक इंश्योर चाइना डज नॉट प्ले डर्टी विद अस। चाइना की जबरदस्त इंटेंशन है कि हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए और डोकलाम के अंदर भी बहुत कुछ कार्रवाई कर रहा है। उसका मकसद है कि चिकन नेक को डोकलाम के ऊपर में उड़ान किया हुआ है। वो एक किस्म के 5 जहाँ से 5 निकलती है, 5 जो 33 कोर को बाईपास कर सकती है और हमें चिकन नेक से हिंदुस्तान को अलग कर सकते हैं आसाम से। और चीन की पूरी मंशा वो करने के लिए, उसी की वजह से वो कुछ साल पहले डोकलाम में आया था। लेकिन चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैम कर दिया है, वहाँ ब्रिजेस बनानी शुरू कर दी है, बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है और बहुत बड़े बड़े गाँव बनाने, एक जो आपके सैटेलाइट ने दर्शाया है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि चीन हमारा दोस्त है। फिर चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर अरुणाचल के सामने और हिमाचल, ये सेंट्रल सेक्टर के सामने अपने विलेजेस कायम करना शुरू कर दिए। उन विलेजेस को कायम करने का सिर्फ मकसद यही है कि एक उसकी सर्वेलेंस हमारे ऊपर, उसकी नजर बड़ी है और दूसरा उसको लॉजिस्टिक सस्टेनेंस के लिए फायदा हो सके। अगर हिंदुस्तान की तरफ किसी प्रकार की झड़प होती है, हमारी जो अग्निवीर भी आप लेके आए, which according to me something which was an absurd, वो इसीलिए लेके आए हो चाइना को निगाह में रखते हुए, ताकि आपने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं फौज की मॉडर्नाइजेशन के लिए। हम अग्निवीर ले रहे हैं ताकि पैसे बच जाए फौज की मॉडर्नाइजेशन के लिए, जो जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है। आप एम्पावर्ड कमेटीज भेज रहे हैं, 3, 4, 5 बड़ी एम्पावर्ड कमेटीज भेज चुके हैं रशिया में, इजराइल में, फ्रांस वगैरह में, अमेरिका में, टू बिल्ड अप रेजिलियंस।
हमारे पास जो है वॉर वेस्टेज रिजर्व कंप्लीटली 2 दिन के लिए रह गए थे, उसको आपने 10-12 दिन के लिए बिल्डअप किया है। ये बार-बार इस वक्त की कार्रवाई कर रहे हैं बिकॉज नो दैट चाइना इज इंडिया प्रिंसिपल एनिमी, और अगर उसने हिंदुस्तान को कमजोर पाया तो वास्तव तो कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा जो हमारे लिए सही नहीं है, और उसी को प्रिवेंट करने के लिए सरकार बहुत कदम उठा रही है, और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत कदम उठा रही है इसी को निगाह में रखते हुए कि चाइना की जो मंशा है वो मंशा सही नहीं है। डिप्लोमेसी यस, हम डिप्लोमेसी और कूटनीति वगैरह सबकी कोशिश कर रही है। आपने देखा कि चाइना ने साफ तौर पे कह दिया कि मिलिटरी नो सोल्यूशन, आपको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली सोल्यूशन ढूंढना होगा, और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली सोल्यूशन का क्या चाहता है, वो चाहता है कुछ हम उसको कंसेशन दे, मेजर कंसेशन, चाहे यहाँ दे, चाहे अरुणाचल में दे, चाहे उसको सेंट्रल सेक्टर में दे, लेकिन जब तक हम उनको कुछ बड़े कंसेशन नहीं देते, वो आपकी गलतफहमी है अगर आप समझते हैं कि कूटनीति के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से वो आपका डोकलाम ये क्या कहते हैं, डोकलाम से पीछे हट जाएगा या दमचौक से पीछे हट जाएगा, दीपस्थान से पीछे हट जाएगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। वो तो बिल्डअप अपना और मजबूत करता जा रहा है और मजबूत करता जा रहा है, और क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि किसी भी हालत में वो पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। शबनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शबनम जी, मुझे लगता है सहगल जी ने मेरी बात को गलत तरीके से देखा। मैंने कहा कि वो दोस्त भी नहीं, दुश्मन भी नहीं, और मैंने बताया कि हमारे पड़ोसी देशों को किस तरीके से नहीं उन्होंने देखिए आपने जब कहा कि वो दुश्मन भी नहीं है, वो दोस्त भी नहीं है, और फिर आपने ये कह दिया कि वो दुश्मन भी नहीं है, तो फिर दुश्मन भी नहीं है और दोस्त भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ शबनम जी? देखिए, इसका मतलब ये है कि जिस डिप्लोमेसी से हम उस पे अपना प्रभाव और वर्चस्व जमा रहे हैं। मैंने किरोड़ी सिंह जी को नहीं रोका, उन्होंने अपना पक्ष रखा, विदेशी मामलों के जानकार है, मैंने उनको नहीं रोका, लेकिन जेपी सहगल साहब ने साफ आपत्ति जताई। आपत्ति वाकई में ये है कि आपने जब ये कहा कि दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, तो दुश्मन भी नहीं है तो फिर दोस्ती है। देखिए, मैंने इस बात को कहा, हम उस पर भरोसा नहीं करते, इस बात को जानना होगा, और अगर दुश्मन हम नहीं मानते होते, देखिए हम दुश्मन नहीं मानते होते तो भरोसा करते होते, लेकिन हमने बार बार कहा हम भरोसा नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री मुझे लगता है सुनाया प्रधानमंत्री जी ने कि शायद मुझे लगता है कि शायद ये बयान आपका गलत हो गया कि ये इसमें मुझे लगता है शायद कि ये बयान गलत है आपका, जैसा कि जेपी सहगल साहब की आपत्ति आई है। मैं आ रहा हूँ किरोड़ी सिंह जी आपके पास कि ये आप एक बार और सोच लीजिए, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास, आपका पक्ष लूँगा। एक तरफा डिबेट नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ, रोक दूँ कि आपने जो कह दिया है वो गलत है, पूर्णतः गलत है, आप उसको सुधार लीजिएगा। मैं फिर आऊँगा कि आपने ये कहा कि दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं जेपी सहगल साहब को बुरा लगा, हिंदुस्तान को भी बुरा लगा होगा। आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊँगा आपके पास। किरोड़ी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हर देश का अपना राष्ट्र हित होता है। चीन का भी अपना राष्ट्र हित है, भारत का भी अपना राष्ट्र हित है, और दोनों देशों के राष्ट्र हित की पूर्ति में कभी कभी टकराव होता है। बॉर्डर डिस्प्यूट भी है और भी जगह टकराव होता है। बहुत से ऐसे राष्ट्र हित जहाँ दोनों के राष्ट्र हित का सामंजस्य भी है, और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा कि भारत और चीन को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, दोनों राष्ट्र हम समर्थ हैं कि हम अपने समस्याएं सुलझा सकते हैं। तो भारत किसी की मदद या हस्तक्षेप नहीं चाहता है चीन से अपने रिश्ते सुधारने में या चीन के साथ अपनी समस्याओं को सुधारने में। इसलिए मैडम ने जो बात कही कि न दोस्त है न दुश्मन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अंतर निर्भरता होती है, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है। वो नहीं है कि बिल्कुल दुश्मन हो गया हम उससे बातचीत ही नहीं करेंगे और उससे बिल्कुल कट ऑफ होके रहेंगे, वो संभव नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन और अमेरिका भी अगर दुश्मनी की तरफ जा रहे हैं तो अंतर निर्भरता इतनी है कि अमेरिका की इकोनॉमी चीन की
चीन के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। तो जो अंतर्निर्भरता की स्थिति है, शायद मैडम ने उसी संदर्भ में कहा होगा कि चीन न हमारा दुश्मन है न हमारा दोस्त है। तो मैडम को इस तरह से आप मत कहिए कि उन्होंने ये कह दिया कि न दोस्त है न दुश्मन है। तो अंतर्निर्भरता की स्थिति होती है, तो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो अंतर्निर्भर है। एकदम से किसी को दुश्मन मान लेना और एकदम से अगर दोस्त भी मान ले तो भी खतरनाक स्थिति होती है। हमें सतर्क रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अपने राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए। हमारे राष्ट्र के हित कैसे पूरा हो इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर चीन उसके लिए दुश्मनी करता है तो उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर चीन कोई समझौता करता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से मैडम ने इसी संदर्भ में कहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैंने किरोड़ी सिंह जी पूछा था शबनम पांडे जी से कि जेपी सहगल साहब को सुना, किरोड़ी सिंह जी को सुना, क्या आप समझ रहे हैं किससे ज़्यादा प्रभावित हैं? तो वो शायद आपके विचारों से ज़्यादा प्रभावित हो गई उस समय, और उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन जेपी सहगल साहब के विचारों को उन्होंने उतना ज़्यादा आत्मसात नहीं किया। पीके सहगल साहब, पीके सहगल, मैं इस बात को नहीं मानती। मैंने सहगल जी की बात पे बोला, ताइवान और तिब्बत की जब बात उन्होंने कहा तो मैंने उस पर कहा कि नहीं, हमारी डिप्लोमेसी उस पर भी चलती है, कूटनीति उस पर भी चलती है, पर निश्चित तौर पे देश हित में देखते हुए हम कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता, जब यूक्रेन को समर्थन देने और नहीं देने की बात हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीच का रास्ता अपनाया। हमारी कूटनीति ये रही और जिसका कि पूरे विश्व ने तारीफ की। इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसी को आंख झुकाकर बात नहीं करेंगे, आंख उठाकर नहीं, आंख मिलाकर, तो वो बीच का रास्ता है ना। हम किसी नहीं का है दुश्मन शबनम जी, देखिए शबनम जी देखिए, अशोक स्तंभ की चर्चा पूरे देश में है, आप भी समझ रहे हैं अच्छे तरह से। पूरे देश में अशोक स्तंभ की चर्चा है कि अशोक स्तंभ के शेर इस बार खिले हुए हैं। तो वही जो पीके सहगल साहब वही बात कह रहे हैं आपसे, और मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीके सहगल साहब कह रहे हैं वो बात सही है या जो रास्ता किरोड़ी सिंह जी दिखा रहे हैं वो सही है? देखिए, मैं किसी के भी रास्ते को गलत नहीं बता रही, मुझे आप समझ नहीं पा रहे या जो भी वजह है। मैंने इस बात को कहा, आपको पाकिस्तान का उदाहरण दिया कि पाकिस्तान ने आग करेगा तो हमने उससे 10 गुना बढ़कर जवाब दिया। और चीन भी हमारा, अगर हम कहते हैं दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विस्तारवादी अपनी नीति अपनाए। जरा भी उसने आग वो तो कर रहा है, वो तो सब कुछ कर रहा है, वो तो सब कुछ कर रहा है। जिस दिन हम वार्ता कर रहे थे, जिस दिन हम वार्ता कर रहे, 16वें दौर की वार्ता चल रही थी, उस दिन पैंगोंग झील पे चीन के ड्रोन घूम रहे थे, चीन के वहां पे। समझती हूँ, लेकिन हम उनकी सब चाल को समझते हुए हम बातचीत कर रहे हैं और हम भी आग कर रहे हैं। जब मौका मिलता है हम आग कर रहे थे। अगर हम जो आसियान देशों के साथ, आसियान देशों के साथ अगर हम गठजोड़ कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं तिब्बत को भी देख रहे हैं, हम ताइवान को भी देख रहे हैं, तो इसके पीछे हमारी मंशा चीन बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है। ये आग दिखाना ही है, लेकिन परोक्ष रूप से दिखाना, जिस दिन सामने से दिखाना होगा वो भी दिखाएंगे, लेकिन देश हित में जो कुछ है कूटनीति के अंतर्गत वो हमारा देश कर रहा है। मैं सहगल जी की बात से भी सहमत हूँ कि जिस दिन आग दिखाने की बारी आएगी हम आग फोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन हम आग मिलाकर तब तक बात कर रहे हैं जब तक आग मिलाकर काम हो सकता है। तो ये ना दोस्ती है ना दुश्मनी है हमारी। हम अपनी राष्ट्र नीति अलग तरीके से चलाते हैं, हमारी कूटनीति अलग है, इसीलिए विश्व में आज हमारी मजबूती से जगह बनी है। मेरा कहने का मतलब बस ये है। देखिए सहगल साहब, आपने जवाब सुना होगा शबनम पांडे जी का। खरीदे, हमने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे, हमने रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं जो सबसे ज्यादा घातक है, हमने पॉइजन एयरक्राफ्ट खरीदे, प्राइमरली चाइना के थ्रेट को निगाह में रखते हुए। इतने बड़े पैमाने पर देश की पूंजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 1600 करोड़ का एक जहाज है, केवल और केवल चाइना के थ्रेट को निगाह में रखते हुए। इसलिए ये कहना कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है वुड बी अ ग्रेटेस्ट फॉली। चाइना जो है हमारे को घेरने के अलावा इंडियन ओशन रीजन में भी कहता है पायरेसी को निगाह में रखते हुए हम अपने आप को यहाँ बचा रहे हैं, लेकिन पायरेसी कंट्रोल करने के लिए दे आर ब्रिंगिंग इन न्यूक्लियर सबमरीन्स। कुछ साल पहले अगर आपको याद होगा, कोलंबो में आके उनके न्यूक्लियर सबमरीन ने डॉक किया। फिर उनकी न्यूक्लियर सबमरीन कराची में आई,
कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। चीन हर सब ताक में रहता है कि हिंदुस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाता। आज हिंदुस्तान की एयरफोर्स और नेवी से चीन घबराता है। हिंदुस्तान की नेवी से बहुत छोटी है। हमारे टोटल 145 जहाज है, उसके पास 450 है, लेकिन हिंदुस्तान की साफ तौर पे कहती है कि हमने कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन हासिल कर लिया है फ्रॉम द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। लड़ाई होती है लद्दाख के क्षेत्र में, तो हम चीन का जो 80 से 85% ऊर्जा आती है मिडिल ईस्ट से, एक बूंद और एक मीटर गैस नहीं पार होने देंगे। और यही वजह है कि जो चीन घबरा रहा है हिंदुस्तान से। बिल्कुल हिंदुस्तान की नेवी ने बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। शबनम पांडे जी, सहगल साहब, किरोड़ी सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। दरअसल व्यापार अपनी जगह है, लेकिन जो जवाब है वो जवाब हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ ये दिखाना होगा। चाहे तिब्बत हो चाहे ताइवान हो, दोनों जगह बात करनी होगी और चीन को ये बताना होगा कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज़।